हेलो एवरीवन। सो हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के डिस्कस कर रहे हैं। ये है पार्ट नंबर 8। तो अभी तक पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 7 तक मैंने 70 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस किए हैं। उसके अलावा आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे स्टडी करनी है, ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पार्ट नंबर 1 से 7 तक देख सकते हो। तो पार्ट 8 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। और ये क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 7 के एंड में आपसे पूछा था। तो ऑप्शंस हैं HTTP रन्स ओवर TCP। So question number 71 है HTTP runs over TCP. HTTP describes the structure of web pages. HTTP allows information to be stored in a URL. HTTP can be used to test the validity of the hypertext link. ठीक है, तो पहली बात देखो, हम ऑप्शन 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो HTTP कैन बी यूज टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ ए हाइपर टेक्स्ट लिंक। एक लिंक है, उसकी वैलिडिटी के लिए HTTP यूज होता है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें हम ब्राउज़र में जब हम किसी वेबसाइट का लिंक डालते हैं तो रिक्वेस्ट जाती है ब्राउज़र से सर्वर पे, ठीक है। तो अगर वो लिंक एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हमें एरर मिलेगा, ठीक है ना। तो मतलब हम वैलिडिटी को चेक कर पा रहे हैं। तो ये तो सही है, लेकिन इसने तो फॉल्स ऑप्शन पूछा है। तो इसको रीड करते हैं। HTTP allows information to be stored in a URL। कि HTTP URL में इंफॉर्मेशन स्टोर करने को अलो करता है। हाँ, अगर हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम URL में इंफॉर्मेशन स्टोर करके भेज सकते हैं। HTTP runs over TCP, ये भी सही है। HTTP TCP प्रोटोकॉल के ऊपर चलता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। पहले कनेक्शन बनता है ब्राउज़र और सर्वर के बीच में। तो रहा ऑप्शन, ये ऑप्शन बचा हो, यही सही है। तो HTTP डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, ये तो फॉल्स है ना। तो इसने तो फॉल्स ही पूछा। कहता है HTTP स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस को डिस्क्राइब करता है। नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज को कौन डिस्क्राइब करता है? HTML करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नॉट HTTP, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 72 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ ए कंपनी रिक्वायर्स 60 होस्ट एंड व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल सबनेट मास्क। अब 60 होस्ट है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ होस्ट किसके इक्वल होते हैं? 2 द पावर n माइनस 2, ये 2 है, इज इक्वल्स टू, इसने बताया 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो n आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6 के इक्वल, है ना। इसने पहले पूछा नंबर ऑफ, n क्या होता है? नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, ठीक है ना। n क्या है? नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। तो 60 है, तो 2 द पावर n माइनस 2 60 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 द पावर n इक्वल्स टू 62 आ जाएगा। n अप्रोक्सीमेटली 6 के अकॉर्डिंग आएगा। अब मेन चीज क्या है, ध्यान से देखना। ये जो IP एड्रेस की 4 बिट्स होती हैं, नेटवर्क और ये वाली जो है होस्ट वाली है ए बाइट। अगर हम इस बाइट की बात करें, ये तो फुल है, ये तो नेटवर्क को डिनोट करिए, ये भी नेटवर्क को। तो इसमें ये जो N6 है ना, ये है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। अगर नंबर ऑफ होस्ट बिट्स अगर आपकी 6 हैं तो नेटवर्क बिट्स इस ऑक्टेट में, ये जो लास्ट वाला ऑक्टेट है, इसमें 2 होंगी और नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी होगी? 6 होंगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसने 60 होस्ट बोला है, तो ये नेटवर्क की 2 हो गई। तो ये 6 कहाँ से आई? ये जो होस्ट बिट 6 ये कहाँ से आई? ये हमारी आई यहाँ से, ये जो हमने अभी n को कैलकुलेट किया, ठीक है ना। तो ये पहले 3 तो 255 हो गया, ठीक है ना। ये सभी ऑप्शंस में ही है। यहाँ पे ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है ना। 255 हो गया, क्योंकि मैक्सिमम ये वैल्यू अगर सारे 1 हो तो कितनी होती है? 255। तो अगर हम इसको, ये जो बाइनरी आया, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 192।
तो बेस्ट पॉसिबल सबनेट मास्क कितना आ गया 192। सेम क्वेश्चन आपके लिए मैं डालता हूं कि अगर कंपनी को इसका आंसर जरूर कमेंट में बताना अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हो तो। अगर कंपनी को कहता है सपोज करो कि 30 होस्ट चाहिए, कितने होस्ट चाहिए 30 होस्ट चाहिए, तो सबनेट मास्क क्या होगी, इसका आप रिप्लाई जरूर करें और उससे आपको ये क्वेश्चन समझने में भी इजी रहेगा। अगर 30 होस्ट हैं देन व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल सबनेट मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईथरनेट when Manchester encoding is used the bit rate is। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसको सिंपली याद रख लेना है। ईथरनेट के अंदर अगर मैनचेस्टर एनकोडिंग यूज़ होती है तो बिट रेट क्या होगी, बिट रेट होगी। और बिट रेट और बॉड रेट में क्या फ़र्क है, बिट रेट होती है नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड और बॉड रेट होती है नंबर ऑफ सिग्नल्स पर सेकेंड। और अगर मैनचेस्टर इनकोडिंग यूज हो रही है तो बिट रेट इज हाफ द बॉड रेट। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 74 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड। सीक्वेंस देखना हमने। When a browser requests a web page from a remote server, assuming that the host has just been restarted, अभी host start हुआ है और ब्राउज़र ने वेब पेज को रिक्वेस्ट भेजी, तो सीक्वेंस क्या होगा करेक्ट। ठीक है, इसको रीड करें ऑप्शंस। पहले गेट रिक्वेस्ट है कि डीएनएस क्वेरी है कि टीसीपी सिंक है, या पहले डीएनएस क्वेरी है या एचटीटीपी गेट है या टीसीपी सिंक है, या पहले डीएनएस। ये ऑप्शंस यू कैन रीड। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, देखो जैसे ही ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट भेजी किसी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट भेजी कोई भी वेबसाइट मान के चल पड़ो facebook.com पे, तो होस्ट अभी रीस्टार्ट हुआ है, होस्ट ने अभी कोई इंफॉर्मेशन सेव करके नहीं रखी हुई। मतलब होस्ट को वो जो आपका एड्रेस है वेबसाइट का, उसका आईपी नहीं पता, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। तो जैसे ही ब्राउज़र किसी वेब पेज को रिक्वेस्ट करता है तो पहले जाती है डीएनएस क्वेरी, डोमेन नेम सिस्टम रिजोल्व करता है वो कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का क्या आईपी रहेगा। तो पहले तो हो गया डीएनएस क्वेरी, तो फिर मतलब हमारे पास ऑप्शन बचे ये बी और सी। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डीएनएस क्वेरी से क्या हुआ, डीएनएस क्वेरी से उसके पास आईपी आ गया ब्राउज़र के पास। अब वो क्या करेगा, क्या वो सीधी रिक्वेस्ट भेज देगा, नहीं, पहले ब्राउज़र को सर्वर का पता चल गया आईपी एड्रेस से डीएनएस क्वेरी से। अब ब्राउज़र सर्वर के साथ कनेक्शन बनाएगा, टीसीपी सिंक भेजेगा। मतलब टीसीपी किस लिए यूज होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, तो टीसीपी सिंक जाएगा पहले। सो पहले डीएनएस क्वेरी, टीसीपी सिंक, कनेक्शन बन गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद ब्राउज़र गेट रिक्वेस्ट भेजेगा। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, डीएनएस क्वेरी, टीसीपी सिंक और एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता होगा। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, डाटा वेरिएबल्स, मेथड क्या होते हैं, ऑपरेशंस ऑन द डाटा, आर बंडल्ड टुगेदर इज कॉल्ड। मतलब एक ही बंडल में वेरिएबल्स भी हैं, डाटा वेरिएबल्स और मेथड्स भी हैं। इस एक ब्लॉक में उनको कंबाइन करना, बाइंडिंग करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन की अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ोगे ना तो क्या है, बाइंडिंग डाटा वेरिएबल एंड मेथड्स इन ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन।
76 क्वेश्चन, हमने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन देखना है। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, और दूसरी साइड ऑप्शन है मॉड्यूल डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, एनालिसिस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। तो इसको अगर हम देखें ध्यान से, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको ने देखना है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे तो उससे आपको बेटर पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आपको सभी को पता है कि मेंटेनेंस जो है वो है, क्या होता है मेंटेनेंस? मेंटेन करना, परफॉर्मेंस को बढ़ाना, परफॉर्मेंस की ट्यूनिंग करना। तो सीधी सी बात है, फोर्थ का आएगा डी, क्योंकि मेंटेनेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस ट्यूनिंग होता है, सीधी सी बात है। तो फोर्थ का डी आया तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचे, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है आपने। और इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि जितने भी मॉड्यूल बने उनको इंटीग्रेट करके एक इकट्ठा इम्प्लीमेंट कर दिया। तो थर्ड का क्या बन गया? ए। तो थर्ड का, अब ये जो आपके पास दो ऑप्शन बचे थे, ये तो थर्ड का बी है, ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या? थर्ड का ए। तो एक तो ये वे है आपको सोल्व करने का ऑप्शन, और दूसरा क्या है? आप सिंपल समझ है हर चीज़ की तो ईजिली कर सकते हो। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, मतलब रिक्वायरमेंट्स का कैसे आपको क्लियर होगा? एनालिसिस से होगा। और डिज़ाइन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर। तो ये हो गया आपके चारों ऑप्शंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 76। तो इस वे से अगर आप सोल्व करोगे तो देखिए आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं आपने, ठीक है। 77, व्हाट इज लेगेसी सिस्टम? क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है तो इसलिए मैंने सोचा ये भी डाल देते हैं। लेगेसी सिस्टम रेफर्स टू द न्यूअर वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। लेगेसी सिस्टम रेफर्स टू द outdated application software that is used instead of an available upgraded version. Legacy system always developed by advanced technology, none of the above. तो सिंपल है, legacy system में भी आपको मैक्सिमम आपको पता होगा, लेकिन स्टिल मेरा क्वेश्चन डिस्कस करना बनता है। तो legacy system क्या है? मतलब आपके पास अपग्रेडेड वर्जन भी है, स्टिल आप आउटडेटेड वर्जन यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप विंडो 11 आप यूज कर सकते हो, लेकिन स्टिल यू आर यूजिंग विंडो XP और विंडो 7। इसी तरह कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका आप मतलब जिसका अपग्रेडेड वर्जन अवेलेबल है, लेकिन स्टिल यू आर यूजिंग आउटडेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज द लेगेसी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 78, which is focused towards the goal of the organization। इनमें से गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स सबसे ज़्यादा फोकस किसका है? फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैल्यूएशन। तो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, खर्चा कम आए, किसी प्रोजेक्ट को लेके प्रॉफिट ज़्यादा हो, खर्चा कम आए, टेक्नोलॉजी उनके पास है या नहीं है, उसको करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ हायर तो नहीं करना पड़ रहा। तो ये चीज़ कुछ गोल है कोई सॉफ्टवेयर को लेके, किसी प्रोजेक्ट को लेके। तो फिजिबिलिटी स्टडी में ये सारा हम डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम आपको पता ही होगा फिजिबिलिटी स्टडी की टाइप्स होती हैं, जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी कि वेदर वी हैव द टेक्नोलॉजी टू बिल्ड दिस सिस्टम, कि टेक्नोलॉजी है हमारे पास। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होगी, शेड्यूल फिजिबिलिटी होगी। सो गोल को लेके फोकस सबसे ज़्यादा फिजिबिलिटी स्टडी का ही है, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट, वाइल वर्किंग ऑन ए जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट इन योर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, विच फंक्शन वुड यू यूज टू सेंड मैसेजेस टू यूजर रिक्वेस्टिंग फॉर टेक्स्ट? मतलब आपको इनपुट चाहिए यूजर से, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? डिस्प्ले तो आउट शो करने के लिए यूज होता है। कंफर्म तब होता है अगर आपने यूजर को चॉइस देनी है कि आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज दिस
अलर्ट अगर आपने कोई अलर्ट मैसेज देना है तो ये भी नहीं हुआ। तो बचा क्या, प्रॉम्प्ट और गेट इनपुट। तो जावास्क्रिप्ट में यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होगा प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसने बोला है टू सेंड मैसेज टू यूजर रिक्वेस्टिंग फॉर टेक्स्ट इनपुट, मतलब एक यूजर को मैसेज देना है कि मुझे उससे इनपुट चाहिए, तो प्रॉम्प्ट यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 88, एरर 404 का क्या मतलब होता है। अब देखो ये कई बार ना बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, अब है तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन लेकिन स्टिल कई बार नहीं पता चलता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक बार HTTP के स्टेटस कोड जो है ना वो भी थोड़े से आपने देख लेने हैं। तो एरर 404 कहता क्या मतलब है कि सर्वर को रिक्वेस्टेड URL नहीं मिला या रिक्वेस्टेड फाइल नहीं मिली, या पाथ टू द इंटरप्रेटर ऑफ द स्क्रिप्ट इज नॉट वैलिड, जहाँ फाइल के पास परमिशन नहीं। तो एरर 404 मैक्सिमम में से आपको पता भी होगा। तो एरर 404 का मतलब यही है कि सर्वर को URL ही नहीं मिला, जो आपने ब्राउज़र पे URL डाला है वो गलत है, वो उसको मिला ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका आंसर नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसमें क्या है, वेरिएबल ए की वैल्यू 80 है, बी में ये है और बी को प्रिंट करवा रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगी इसको ध्यान से देखना। को क्या लगता है आउटपुट क्या आएगी, क्या आउटपुट पास है या फेल है या नल है या 80 है या एरर है। तो ये मैं आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट पार्ट में। तो इसको देखें, समझें, और कोई सजेशन है तो नेक्स्ट पार्ट्स में मैं जल्दी ही डिस्कस करूँगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।